ये साल 2015 की बात है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह कुटुस यादव नाम के एक शख्स की हत्या में आरोपी बनाए गए। बिहार में उस वक्त जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार थी, लेकिन आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। यही दबाव मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी बनाया। सरकार पर यह प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई और आखिरकार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने नीतीश कुमार और उनकी पार्टी से नाता तोड़ लिया और 2015 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए। अब यहाँ राजनीति का खेल देखिए। एनडीए का अपना उम्मीदवार मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, तो होना यह चाहिए था कि एनडीए अनंत सिंह पर हमलावर रहती और उनकी आपराधिक छवि को मुद्दा बनाती, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। चुनाव में भाजपा भूमिहार जाति से आने वाले अनंत सिंह के खिलाफ सहानुभूति दिखाने लगी। ये एक सोचा समझा मूव था ताकि बिहार की बाकी सीटों पर भूमिहारों और अगड़ी जाति के वोटर्स का झुकाव भाजपा की तरफ हो जाए। दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल दलों ने भी अनंत सिंह पर चुप्पी साध ली, जबकि उनका कैंडिडेट भी अनंत सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में था। एक तरफ जेडीयू की तरफ से नीरज कुमार, तो दूसरी तरफ लोजपा से बाहुबली सूरजभान सिंह के भाई कन्हैया सिंह। लेकिन अंत में जीत हुई अनंत सिंह की। इस जीत से अनंत सिंह ने यह साबित कर दिया कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें किसी दल की जरूरत नहीं। खैर, चुनाव जीतने के बाद अनंत सिंह और उनकी पत्नी ने कई पार्टियां बदली, कभी कांग्रेस, कभी राजद, तो कभी जदयू। वो तीनों पार्टियों से चुनाव लड़े और बिहार की पॉलिटिक्स में रिलेवेंट बने रहे। लेकिन ये कहानी सिर्फ अनंत सिंह की नहीं है। जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें अनंत सिंह सिर्फ एक हिस्सा भर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे अहम सवाल पर कि पार्टियों को अपने खेमे में बाहुबलियों की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी दल के लिए ये डाइजेस्ट कर पाना इतना आसान क्यों होता है कि उनके सिंबल पर गंभीर आपराधिक इतिहास का कोई व्यक्ति चुनाव लड़कर लॉ मेकर बन जाता है, जबकि आदर्श लोकतंत्र में ये एक शर्म का विषय होना चाहिए और कोई भी दल इससे बचना चाहेगा। तो फिर भारत या खासकर बिहार में ऐसा क्यों नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबरगांव। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाकर सरकार को घेर रहा था, वहीं एनडीए के नेता लालू राबड़ी शासनकाल को जंगल राज बता रहे थे। मगर एनडीए जिन पर सबसे ज्यादा हमलावर रही वो थे उसामा शहाब। इसमें आपराधिक छवि से ज्यादा उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन का मुसलमान होना माना गया। खासकर भाजपा के नेताओं ने इस पर बात की, जबकि जदयू के नेताओं ने इससे उचित दूरी बनाए रखी। भाजपा यह मानकर चली कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं मिलता। ऐसे में अगर शहाबुद्दीन को टारगेट किया जाता है तो ध्रुवीकरण उन्हें ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। बिहार की राजनीति कितनी रंगदार है, आप ऐसे समझिए कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, बाहुबलियों को टिकट दोनों ने ही दिया। लेकिन जब हमला करने की बात आई तो दूसरे गठबंधन के बाहुबली को निशाने पर लिया, जबकि अपने वाले पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन अगर हम गौर करें तो किसी भी पार्टी के बयानबाजी में बाहुबलियों का नाम लेकर उन्हें टारगेट नहीं किया गया, अपवाद के रूप में अगर शहाबुद्दीन और उसामा शहाब को छोड़ दें। इसका कारण है वोट बैंक, जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। इस चुनाव में 1 दर्जन बाहुबली या उनके परिवार के सदस्यों ने चुनाव जीता है। चूंकि रुझानों में एनडीए का दबदबा रहा, तो जाहिर सी बात है कि उनके टिकट पर जीतने वाले बाहुबली ज्यादा होंगे। लेकिन इस लहर के बीच भी विपक्ष के कुछ बाहुबली चुनाव जीतने में सफल रहे। पहले बात एनडीए के बाहुबली विधायकों की। मोकामा से अनंत सिंह के अलावा नवादा से राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीती। वही राजबल्लभ यादव जिनका नाम लेकर भाजपा ने मगध में राजनीति की। राजबल्लभ यादव पर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। हालांकि वो इस मामले में बरी हो गए, लेकिन इसके अलावा उन पर आर्म्स एक्ट और हत्या के गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। जब वो राजद से जदयू में आ गए तो भाजपा ने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में विभा देवी को मंच पर भी जगह मिली। कुचाय कोट से अमरेंद्र पांडे जेडीयू के टिकट पर विधायक बने हैं। उन पर हत्या के 4 मामलों सहित कई गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। मांझी से प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह। प्रभुनाथ सिंह जदयू और राजद दोनों में रह चुके हैं। प्रभुनाथ सिंह 1995 विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एक डबल मर्डर मामले में सजायाफ्ता हैं। रणधीर सिंह पर हालांकि गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है। तरारी से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत। सुनील पांडे 90 के दशक में रणवीर सिन्हा से जुड़े रहे हैं और ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में भी उनका नाम जुड़ा था। पटना के एक न्यूरो सर्जन डॉक्टर रमेश चंद्रा की किडनैपिंग, आरा सिविल कोड बॉम्ब ब्लास्ट और 90 के दशक में कई हत्याओं में भी वो आरोपी रहे थे। नबीनगर से आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद।
आनंद मोहन डीएमजी कृष्णैया हत्या मामले में सजा काट चुके हैं। चेतन आनंद इस बार जेडीयू की टिकट पर विधायक बने और उनकी मां लवली आनंद जेडीयू से सांसद हैं। पिछले चुनाव में चेतन आनंद राष्ट्रीय जनता दल से विधायक रहे थे। पिता कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं और मां कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी। शाहपुर से विश्वेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा। विश्वेश्वर ओझा पर कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। 2016 में उनकी हत्या कर दी गई थी। संदेश से जदयू की टिकट पर राधा चरण शाह। अगस्त 2022 में जब जेडीयू और राजद की सरकार बनी तो राधा चरण शाह गठबंधन टूटने तक ईडी की रिमांड पर थे। मगर इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोज तिवारी सहित कई स्टार प्रचारक उनके लिए वोट मांगते दिखे। जदयू की टिकट पर एकमा से विधायक धूमल सिंह। हत्याओं के इतने आरोप जिसकी गिनती करना मुश्किल है। अभी भी कई आपराधिक मामले लंबित हैं। सन 2000 से ही नीतीश कुमार के करीबी बाहुबलियों में से एक रहे हैं। राजू तिवारी गोविंदगंज से लोजपा की टिकट पर चुनाव जीते हैं। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मगर उससे भी बड़ी पहचान कि वो बाहुबली राजन तिवारी के भाई हैं। राजन तिवारी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर शिवप्रकाश शुक्ला और सूरजभान सिंह के शागिर्द रहे हैं। बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में उनका भी नाम जुड़ा था, लेकिन सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए थे। राजन तिवारी ने तो अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो भ्रष्ट अधिकारियों को पीटते थे। खुद राजू तिवारी पर भी आपराधिक मामले लंबित हैं। वहीं महागठबंधन से भी 3 बाहुबलियों या फिर उनके परिवार के सदस्यों ने चुनाव जीता है। रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब, वारसलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो और मटिहानी से बोगो सिंह। तीनों राजद के सिंबल पर चुनाव लड़कर जीते हैं। नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह 2 बार निर्दलीय विधायक और 2010 एवं 2015 में जेडीयू की टिकट पर विधायक बने थे। बोगो सिंह पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और 420 सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो ने अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को हराकर चुनाव जीता। अशोक महतो पर नवादा जेल ब्रेक, राजो सिंह की हत्या और अफसर नरसंहार के आरोप लगते हैं। अशोक महतो ने अपनी गिरफ्तारी के बाद ललन सिंह और जदयू के कई नेताओं से अपनी करीबियां बताई थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू पर यह आरोप लगाया था कि वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और ललन सिंह के इस्तीफे की मांग की थी। मगर समय के साथ बहुत कुछ बदल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस विधानसभा चुनाव में भी राजद ने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो को टिकट दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद राष्ट्रीय जनता दल शहाबुद्दीन की छवि से बाहर निकलना चाहती थी। उनके बेटे ओसामा शहाब पर भी आपराधिक मामले दर्ज थे। वो चंदा बाबू के बेटे राजीव रोशन के मर्डर के मुख्य आरोपी थे। शहाबुद्दीन की छवि से बचने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिना शहाब को टिकट नहीं दिया। हिना शहाब निर्दलीय ही चुनाव लड़कर दूसरे नंबर पर रहीं। मुस्लिम वोटर्स को छिटकता देखकर तेजस्वी यादव ने वापस से शहाबुद्दीन के परिवार को राजद में शामिल कराया और इस विधानसभा चुनाव में ओसामा को रघुनाथपुर से टिकट दिया। विषम परिस्थितियों में भी ओसामा यह चुनाव जीतने में सफल रहे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ सहित कई स्टार प्रचारकों ने अपनी हर रैली में ओसामा के पिता का नाम लिया। फिर भी वो चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि वो दौर भी नहीं जब बंदूक के दम पर वोट लिया जा सके। मतलब डर एकमात्र वजह नहीं होती है। उन वजहों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे। ब्रह्मपुर में हुलास पांडे और लालगंज में शिवानी शुक्ला को एक अपवाद मान लें तो बिहार में बाहुबली वहीं चुनाव हारे हैं जहां बाहुबली से बाहुबली टकराए हैं। लालगंज में शिवानी शुक्ला के समीकरण भी कुछ अलग थे। मुन्ना शुक्ला के जेल में होने के कारण वो उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ सके। नहीं तो सीधी लड़ाई में बाहुबलियों की हार वहीं हुई जहां सीधी टक्कर में उनके जैसा ही कोई था। मोकामा में सूरजभान सिंह पर अनंत सिंह भारी पड़े। वारसलीगंज में अखिलेश सिंह इसलिए हारे क्योंकि उनके सामने अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो थी। तो सवाल ये उठता है कि चुनावों में बाहुबली क्यों जरूरी है। वैसे तो विनेबिलिटी के अलावा और कई भी छोटे बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन इसे सर्वोत्तम उदाहरण से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है सन 2000 का बिहार विधानसभा चुनाव। कैंडिडेट की अपनी विनेबिलिटी तो एक बात है, लेकिन दूसरों की भी जीत तय करना उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाता है। सन 2000 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार बाहुबलियों के भरोसे ही एक सप्ताह के मुख्यमंत्री बने थे। जब वो बहुमत से दूर हो रहे थे तो ऐसे में उनकी मजबूरी थी 17 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेना, जो कि उन्होंने लिया भी। उन्होंने सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला, रमा सिंह, धूमल सिंह, सुनील पांडे, राजन तिवारी और अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी का समर्थन मिला। इस नंबर गेम में नीतीश कुमार के लिए और दूसरा कोई विकल्प नहीं था। भले ही बहुमत की संख्या पूरी न होने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा,
लेकिन उन्हें ये जरूर समझ आ गया कि आगे भी अगर मुख्यमंत्री बनना है तो उन्हें बाहुबलियों की जरूरत पड़ेगी। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार बाढ़ से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अनंत सिंह से समर्थन मांगा। भले ही वो चुनाव हार गए, लेकिन 2005 में अनंत सिंह को मोकामा से चुनाव लड़ाकर उन्हें राजनीति में ले आए। इस बात पर अनंत सिंह अक्सर कहते हैं कि उन्हें कभी राजनीति में नहीं आना था, नीतीश कुमार ही उनको लेकर आए और इस दलदल में फंसा दिया। 2000 के विधानसभा चुनाव में उपजी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मगध साम्राज्य पर आप मोहम्मद शहाबुद्दीन का एपिसोड देख सकते हैं। खैर, नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के बहुमत साबित करने की बारी थी, मगर तब राजद और कांग्रेस साथ नहीं थी। कांग्रेस के उम्मीदवार एंटी लालू स्टैंड पर चुनाव लड़े थे और विधायक भी बने थे, मगर सोनिया गांधी ने तय किया कि वो लालू यादव को सपोर्ट करेंगे। मगर राजद को यह डर था कि फ्लोर टेस्ट के दिन कांग्रेस के विधायक कहीं पलट न जाएं, तो इसकी जिम्मेदारी मिली मोहम्मद शहाबुद्दीन को। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 11 कांग्रेस एवं निर्दलीय विधायकों को किडनैप कर होटल पाटलिपुत्र में रखा और बहुमत परीक्षण के दिन गन पॉइंट पर सीधे विधानसभा में उतारा। विधायकों में ऐसा डर बैठ गया कि सबने राबड़ी देवी की सरकार को अपना समर्थन दे दिया। शहाबुद्दीन के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल की सरकार 5 साल और चल सकी। इससे ये बात तो समझ आती है कि आपराधिक छवि के नेता पार्टियों के लिए मजबूरी है, क्योंकि वो अपना चुनाव तो जीत ही सकते हैं, उसके साथ ही अपनी उस छवि का इस्तेमाल कर आसपास के और क्षेत्रों में भी चुनाव जिता सकते हैं। लेकिन वो इस तरह से सरकार बना या गिरा भी सकते हैं, ये जानकर बड़ा अचरज होता है। खैर, वो दौर दूसरा था, लेकिन पार्टियां इन्हीं उम्मीदों के साथ बाहुबलियों को अपने साथ जोड़ती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पार्टियों का ही फायदा नहीं है, इसमें बाहुबलियों का भी फायदा है। एक वक्त बाद हर अपराधी राजनीतिक संरक्षण चाहता है। जब आप किसी आपराधिक छवि के नेताओं की प्रोफाइल देखेंगे तो उनमें ज्यादातर किसी स्थापित नेता के लिए काम करते थे। वो साम दाम दंड भेद सारी प्रक्रिया अपनाकर चुनाव जितवाना जानते थे। समय के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो वो भी राजनीति में उतरे। जैसा कि सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिस्ट्री शीटर्स निर्दलीय विधायक बने तो हर दल को उनकी जरूरत महसूस हुई। राजनीतिक पार्टियों के साथ कम्युनिकेशन का एक चैनल ओपन हुआ। जब आप हर किसी के लिए वैल्यूएबल हों तो आपका संरक्षण उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। अपराधी बस एक अपराधी होता है, कभी भी गिराया जा सकता है। जब वो अपराधी माननीय विधायक या सांसद बन जाए तो उसके पास सरकार बनाने या फिर गिराने की भी क्षमता होती है। पार्टियों के लिए बाहुबली इसलिए भी अहम होते हैं क्योंकि साफ सुथरी छवि वाले नेताओं की तुलना में वो पैसों से मजबूत होते हैं। संरक्षण के नाम पर वो लेवी वसूलते हैं और कई बार लोग अपनी सुरक्षा के लिए आर्थिक रूप से उनका हाथ मजबूत करते हैं। ऐसे लोगों से पार्टियों तक भी पैसे पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए मुन्ना शुक्ला पर लगा एक आरोप। जब 2012 में उन्होंने नीतीश कुमार की जन अधिकार रैली के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक से 2 करोड़ रुपए मांगे, ये फिरौती मुन्ना शुक्ला ने जेल में रहते हुए मांगी थी। अब सवाल ये कि मुन्ना शुक्ला पार्टी फंड के लिए पैसा क्यों मांगेंगे? तो जाहिर सी बात है कि पार्टियां फंड्स के लिए भी आपराधिक छवि के नेताओं पर निर्भर होती हैं। अब लगे हाथ उस अहम मुद्दे को भी समझने की कोशिश करते हैं कि इतना सब जानने के बावजूद भी जनता बाहुबलियों को क्यों चुनती है। देखिए, आदर्श लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। जनता हमेशा आपको आपराधिक छवि के लोगों को उखाड़ फेंकने की बात कहेगी, मगर ऐसा होता क्यों नहीं है? आमतौर पर लोग यह मानते हैं कि जनता या तो उतनी जागरूक नहीं है या फिर डर से उन्हें वोट करती है। जागरूकता को सीधे सीधे एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत डर को शामिल कर भी लें तो भी सबसे बड़ा कारण चॉइस ही है। अक्सर ये कहा जाता है कि जनता के लिए आइडल पढ़े लिखे उम्मीदवार होते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। अधिकांश लोग अपनी जाति और धर्म की पहचान को पहले लेकर चलते हैं। ऐसे में हर वो इंसान जो उनकी कम्युनिटी के लिए लड़ता है वो उनका नायक बन जाता है। जैसे कि रणवीर सेना को समर्थन देने वालों में भूमिहार जाति से आने वाले प्रोफेसर, वकील, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी शामिल थे। पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिलन वैष्णव अपनी किताब व्हेन क्राइम पेज में लिखते हैं कि एक बार उन्होंने एक इंजीनियर से अनंत सिंह पर चर्चा की तो उसने कहा कि अनंत सिंह मर्डरर नहीं है, उन्होंने कभी किसी की हत्या नहीं की। मिलन के लिए यह चौंकाने वाला था क्योंकि जिस व्यक्ति ने उनसे यह बात कही वो काफी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, मतलब जिससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अनंत सिंह को तो डिफेंड नहीं करेगा। मगर अनंत सिंह का कैरेक्टर उसके लिए एक्सेप्टेबल था, वो उसके लिए नायक थे। ऐसे ही हर नेता और उनके समर्थकों के साथ है। समर्थकों की सबसे बड़ी संख्या उनकी जाति या धर्म से होती है,
लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सिर्फ अपनी जाति को साथ जोड़कर सफल नहीं हुआ जा सकता। इसलिए अपनी रॉबिनहुड छवि से वो हमेशा इस बार को तोड़ना चाहते हैं और हर जाति धर्म के लोगों के बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करते हैं। मीन्स डूइंग गुड बाय डूइंग बैड। जरूरी नहीं कि जनता इसके बाद डर से ही उन्हें चुने, यह उनका तर्कसंगत फैसला भी हो सकता है। उदाहरण के लिए फिर अनंत सिंह की बात करते हैं। उनके भाई दिलीप सिंह जनता दल के विधायक थे और लालू यादव की सरकार में मंत्री भी, जिसके कारण यादवों से उनकी दोस्ती बढ़ी और दुलार चंद यादव के साथ करीबियों के कारण उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मोकामा टाल में जाते हुए अगड़ी जाति और गैर यादव लोग असुरक्षित महसूस ना करें। अनंत सिंह यह सुनिश्चित कर पाने में काफी हद तक कामयाब रहे, जिसके बाद सारी जातियों में वो लोकप्रिय हो गए, जिसका फायदा उन्हें आज तक मिल रहा है। इस विधानसभा चुनाव के नतीजे भी कहीं न कहीं इसी ओर इशारा करते हैं कि अपने क्षेत्र में अनंत सिंह की लोकप्रियता जाति धर्म से परे है। तो कह सकते हैं कि जहां कानून व्यवस्था कमजोर हो, वहां ऐसे नेताओं के प्रति ही जनता का भरोसा मजबूत होता है। जनता के बीच उन नेताओं को ज्यादा स्वीकार किया जाता है जो ये कहने की बजाय कि कानून अपना काम करेगा, कानून को अपने हाथ में ले ले। लोगों को यह लगता है कि ऐसे नेता न सिर्फ उनकी रक्षा करेंगे बल्कि विरोधियों को भी दबाएंगे, जो अल्टीमेटली उन्हें फायदा दिलाएगा। मतलब मतदाता बेवकूफ नहीं है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि उम्मीदवार पर कितने केस हैं और किन धाराओं में। वो फिर भी वोट देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही नेता उनकी असली मदद कर सकता है। ये जानकारी की कमी नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपना फायदा देखने का फैसला है, जो कि जनता खुद तय करती है। जहां कानून कमजोर होता है, वहां नेता पावर में आने के बाद सरकारी संसाधनों को अपने मन मुताबिक बांट सकते हैं, अपनी जाति को ज्यादा और दूसरों को कम। इसे संरक्षण वाली लोकतंत्र यानी कि पेट्रोनियस डेमोक्रेसी कहते हैं। बिहार से लेकर यूपी और अन्य राज्यों में भी सेम ट्रेंड फॉलो होता है। यूपी में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, या बिहार में सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट ठेकों के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते थे। इनमें से जो जीवित हैं, आज भी संसाधनों पर उनका ही कब्जा है, जब तक कि बड़े ग्रुप की एंट्री नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो सारे ठेके खुद मैनेज करते थे। जब वो बड़े ठेके उठाते भी थे तो उनके नीचे कई छोटे मोटे ठेकेदार उनका काम संभालते थे। तो ये न सिर्फ संरक्षण देते थे बल्कि अपने एसोसिएट्स के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी भूमिका निभाते थे। अब इन सारे थे को हैं करके भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक भी होती हैं, भले आपको निजी रूप से उसका कोई फ़ायदा ना मिला हो। हम अक्सर यह सुनते हैं कि फलाना नेता ने अपनी जाति और धर्म के लिए क्या नहीं किया है। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने सबके लिए कुछ न कुछ किया ही हो, लेकिन यही वो नैरेटिव है जो उन्हें सबसे ज़्यादा बल देता है। यह बात भी सच है कि जहां कानून व्यवस्था कमज़ोर हो, वहां इस तरह का नेता ही अपने समाज की रक्षा कर सकता है। इसलिए मुख्तार और शहाबुद्दीन जैसे नेता बहुसंख्यक मुसलमानों के लिए नायक की तरह थे। इसी तरह बिहार के कास्ट वायलेंस में प्राइवेट आर्मी बनाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया को अगड़ी जातियों का सबसे बड़ा हीरो बनाया। अशोक सम्राट के अंदर क्षेत्रवाद की भावना मजबूत थी। वो इस चीज़ को सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि बेगूसराय के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप ना हो। सूरजभान सिंह से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो मोकामा से आकर बेगूसराय में अशोक सम्राट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए अपराधी छवि वाला नेता विश्वसनीय लगने लगता है। जहां स्टेट एक स्पेस छोड़ देता है, वहां नेता खुद को अपना संस्था बना लेता है और अपने हिसाब से सारी व्यवस्था चलाता है। कुल मिलाकर देखें तो यह लोकतंत्र की हार नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। उत्तर भारत में खासकर बिहार और यूपी में जातीय समुदायों के बीच हमेशा तनाव रहा है। ऐसे में हर पक्ष से कोई न कोई अपनी जाति का हीरो बनकर उभरा। अपनी जाति समुदाय के लोगों को वो ये मैसेज देते हैं कि वो उनकी रक्षा करने में सक्षम हैं और इस तनाव का फायदा उठाते हुए वो कई बार सदन पहुंचते हैं। जातियों के अंदर ये भरोसा भी होता है कि अगर वो कमज़ोर पड़ा तो हमारे अस्तित्व पर खतरा पैदा हो जाएगा। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो नारा याद आता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इलीगल काम करके वो जो पैसा बनाते हैं उसे कुछ अच्छे कामों में भी लगाते हैं, जिससे उनके प्रति लोगों का भरोसा मजबूत हो। पैसों और संसाधनों के वितरण से जनता को प्रत्यक्ष फायदा दिखता है। वो अपने अपराध से क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं, जिससे जनता उन्हें भगवान मानने लगती है। रॉबिनहुड इमेज यहीं से क्रिएट होती है। अपराधी नेताओं के पास आमतौर पर अपना गुंडा नेटवर्क और काला पैसा होता है। वे इस पैसे और नेटवर्क से अपने वोटरों की निजी मदद करते हैं, जैसे किसी के घर में बीमारी का इलाज करवाना, बेरोजगारों को नौकरी दिलवाना
बेटी की शादी में पैसा देना। जब लोग सिस्टम से हार जाते हैं तो इन्हें आखिरी उम्मीद की तरह देखते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान के लोग इस बात का क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने सिवान के युवाओं को अपने नेटवर्क के जरिए खाड़ी देशों में नौकरियां दिलवाई। बड़ी संख्या में सिवान के हिंदू और मुस्लिम दोनों खाड़ी देशों में काम करते हैं, इसलिए शहाबुद्दीन की एक इमेज ये भी बनी कि वो कभी कम्युनल नहीं थे। जब शहाबुद्दीन का नाम लिया तो फिर वो अदालत की याद आती है, जहां सिवान के लोगों को लगता था कि असली कोर्ट में मामला सालों साल खिंचेगा, लेकिन शहाबुद्दीन की अदालत में त्वरित न्याय होगा। कमजोर कानून व्यवस्था वाले इलाकों में पुलिस या कोर्ट पर किसी को भरोसा नहीं रहता। लोग छोटे बड़े झगड़े अपराधी नेता के पास ही ले जाते हैं। वह ताकत के बल पर अपना फैसला सुना देता है, भले ही वह फैसला पूरी तरह न्यायपूर्ण न हो, लेकिन जल्दी और पक्का होता है। लोग इस बात से संतुष्ट रहते हैं कि फैसला जल्दी हो जाता है। ऊपर हमने अनंत सिंह की एक कहानी से शुरुआत की थी। 2015 में जब पुटुस यादव की हत्या में अनंत सिंह का नाम आया तो उन्हें इसका नुकसान होने के बजाय फायदा ज्यादा हुआ। पुटुस यादव पर किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप था, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर पुटुस यादव की हत्या कर दी। पुलिस इंटरोगेशन में उन्होंने बताया कि वो अनंत सिंह के आदमी हैं और उनके इशारों पर ही उन्होंने ये सब किया है। मगर इस मामले में अनंत सिंह के जेल जाने के बाद एक नारा चर्चित हुआ, बहु बेटियों का अत्याचार नहीं सहेंगे छोटे सरकार। लोगों को यह बात पसंद आई कि अनंत सिंह ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए दोषी को सजा दी। इन सब वजहों से अपराधी छवि वाले नेता मुख्य रूप से अपनी ही जाति के लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन जीतने के लिए कभी कभी दूसरी जातियों के वोट भी चाहिए होते हैं। तब वे गरीब या कमजोर जातियों को भी पैसा बांटकर अपने पक्ष में कर लेते हैं, जैसे कि उनके इलाज में मदद कर देना या किसी की बेटी की शादी में मदद कर देना, जैसा हमने आपको ऊपर बताया। गरीबों के साथ सबसे बड़ी ईमानदारी है कि वो एहसान को याद रखते हैं और इसी एहसान तले दबकर वो हमेशा आपराधिक छवि के नेताओं को भगवान मानते हैं। आपराधिक छवि का नेता अपने जाति और धर्म का सबसे बड़ा नायक कहलाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि वो जाति धर्म के एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। इसकी वजह से विरोधी दल भी उनका नाम लेने से घबराते हैं, जैसे कि इसी बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव एनडीए बाहुबली प्रत्याशियों का नाम लेने से बचते रहे। अपराध की बात जरूर करते थे, लेकिन उनका नाम लेने से बचते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि ये बैकफायर कर सकता है अगर उस जाति के लोगों ने उन्हें एकजुट होकर नकार दिया। दुलार चंद यादव की हत्या से सिर्फ 4 दिनों बाद तेजस्वी यादव ने मोकामा में जनसभा की, लेकिन अनंत सिंह पर उन्होंने एक लाइन नहीं बोला, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कास्ट का सेंटिमेंट भड़का तो कई सीटों पर उन्हें इसका नुकसान हो सकता है। इसी तरह एनडीए के नेताओं ने भी लालू यादव को ही निशाने पर रखा। भाजपा नेताओं के लिए शहाबुद्दीन निशाने पर रहे, क्योंकि भाजपा शहाबुद्दीन का नाम लेकर हिंदू वोट कंसोलिडेट करने पर जोर दे रही थी। लेकिन यह भी देखा गया कि अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने का दावा करने वाले नेता भी शहाबुद्दीन पर टिप्पणी करने से बचते नजर आए। जब हमने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से पूछा कि उनकी नज़र में शहाबुद्दीन कैसे नेता थे, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ उन्होंने कभी काम नहीं किया है, तो कैसे पता चलेगा कि वो कैसे नेता थे। हमने पूछा कि जंगल राज की जब बात होती है तो उनका नाम टॉप पर रखा जाता है, तब भी वो इस सवाल से बचते नजर आए और कहा कि लालू यादव और उनके साले का नाम आता है। अच्छा सर, मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप कैसा नेता मानते हैं? मतलब वो कैसे नेता थे? मुझे नहीं मालूम, ना मैंने कभी काम किया, ना पक्ष में ना विपक्ष में। जब वो नेता थे तब मैं यहाँ पर था ही नहीं। लेकिन जब भी जंगल राज की बात होती है तो एक उनका नाम सबसे आगे लालू जी का आता है जिक्र। मतलब शहाबुद्दीन जी का भी भाई उस लालू जी के राज में बहुतेरे ऐसे लोग थे जो जंगल राज को जिन्होंने चरितार्थ किया। दरअसल प्रशांत किशोर पर यह आरोप लगते हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की मदद की थी, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव बाद जल्दी ही हिना और उसामा शहाब को पार्टी में शामिल करा लिया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले जिस वोट बैंक को टारगेट किया था वो मुसलमान वोट बैंक था। उन्होंने कहा था कि बिहार का मुसलमान लालटेन में वो केरोसिन है जो खुद जलकर किसी और का घर रोशन कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो हर बाहुबली अपनी जाति समाज का नायक है और हर पार्टी बड़े लक्ष्यों के लिए किसी भी वोट बैंक को अपना दुश्मन बनाना नहीं चाहती। इसलिए अक्रॉस द पार्टी बाहुबलियों को साथ जोड़ने का एक ट्रेंड बन गया, क्योंकि किसी ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाई। इसी को चरितार्थ करता एक और कहानी सुनिए, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील 2008। इस न्यूक्लियर डील के विरोध में वामपंथी दलों ने यूपीए 1 से अपना समर्थन वापस खींच लिया।
सरकार मुश्किल में थी तो सरकार बचाने के लिए आपराधिक मामलों में जेल में बंद 6 सांसदों को जेल से बाहर लाया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद, राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद शहाबुद्दीन, लोजपा से सूरजभान सिंह, राजद से पप्पू यादव, बसपा से उमाकांत यादव और समाजवादी पार्टी से अफजल अंसारी जेल से बाहर आए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपने सांसदों से मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन जेल से बाहर आए उनके दोनों सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। इसके अलावा सपा के 4 और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी, जिसके बाद सभी 6 सांसदों को पार्टी सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था। इस बहुमत परीक्षण में भाजपा पर कैश फॉर वोट के आरोप लगे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट तक मामला पहुंचा। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस मामले में कोई एविडेंस नहीं मिला था। इन सांसदों का वोट लेने के लिए दोनों गठबंधनों ने पुरजोर कोशिश की। जाहिर सी बात है, विपक्षी खेमे के साथ किसी न किसी बात पर सहमति बनी होगी, तभी अतीक अहमद और अफजल अंसारी ने क्रॉस वोटिंग की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सिटिंग सांसदों को यह अधिकार देता था कि जब तक अपील पेंडिंग है वो अपनी कुर्सी पर रह सकते हैं और वोट भी कर सकते हैं, लेकिन आम इंसान कन्विक्शन के बाद चुनाव लड़ने का अधिकार खो देता था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि कोई भी विधायक, सांसद या एमएलसी 2 साल या उससे ऊपर की सजा पाता है तो वो कन्विक्शन के डेट से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। खैर, ये तो एक बात है। हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर कोई आपराधिक छवि का नेता वैल्यूएबल हो तो देश के किसी भी पार्टी में इतनी नैतिकता नहीं है कि वो उनको खारिज करके आगे बढ़ सके। सोनी लाइव पर एक बहुत ही मजेदार पॉलिटिकल वेब सीरीज है महारानी। गौरी शंकर पांडे उर्फ काला नाग का कैरेक्टर कहता है कि अगर राजनीति में आगे जाना है तो वैल्यूएबल बनो प्रेम कुमार। इसी पंक्ति में सारा सार छिपा है। राजनीति में समझौते के रास्ते कभी बंद नहीं होते। राजनीति विकल्पों का खेल है, जहां फायदा वहां नेता और वहीं उसकी पार्टी। तो इस कहानी में बस इतना ही। वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अभिषेक और सर्वेश ने। आप देख रहे थे खबर गांव। नमस्कार।